आज मैं आपको बता रही हूँ अफेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या प्रभाव होते हैं। यानी कि आज आपको देखना है कि यदि हम दो देशों के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो उससे हमारी इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, जब दो देशों के बीच में आपका व्यापार होता है तो सबसे पहला अफेक्ट तो यह है इक्वलाइजेशन ऑफ फैक्टर प्राइस। सबसे पहला आपका प्रभाव ये होता है इक्वलाइजेशन ऑफ फैक्टर प्राइस, यानी कि उत्पत्ति के साधनों की कीमतों में समानता। यानी कि जब दो देशों के बीच में आपका व्यापार होता है तो क्या होता है कि दोनों देशों में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनकी प्राइस कैसे हो जाती है, वह आपकी समान हो जाती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किससे कहते हैं, ये आपको मालूम है कि आपके भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, यानी कि आपका लेबर है, कैपिटल है आपका इसके अंतर्गत, और क्या कहना चाहिए लैंड है आपका, तो और मैनेजमेंट है। इन सब के मूल्य कैसे हो जाते हैं, वह आपके लगभग आपके समान हो जाते हैं। कब? जबकि दो देशों के बीच में आपका इंटरनेशनल ट्रेड होता है। तो इस संबंध में आपके दो विचार हैं। एक विचार है आपका ओलिन का, जो आपके मॉडर्न अर्थशास्त्री हैं, जो आपके आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, तो OHLIN ओलिन, और दूसरे हैं आपके सैमुअल्सन। तो ओलिन तो कहते हैं कि जब दो देशों के बीच में आपका इंटरनेशनल ट्रेड होता है कि तो दो देशों के बीच में साधनों के मूल्य यानी फैक्टर्स और प्रोडक्शन के प्राइस वो आपके इक्वल नहीं होते, ओलिन कहते हैं। परंतु जो सैमुअल्सन है वो कहते हैं कि दो देशों के बीच में जब आपका व्यापार होता है तो दोनों देशों के बीच में साधनों के मूल्यों में समान रहने की एक टेंडेंसी रहती है, यानी कि एक प्रवृत्ति आपकी बनी रहती है। तो कहते हैं दो देशों के बीच में जब आपके व्यापार होता है तो दोनों देशों के बीच में आपके मूल्य कैसे हो जाते हैं, आपके एक से हो जाते हैं। तो इस संबंध में एक एग्जांपल मैं आपके सामने दे रही हूँ। मान लीजिए आपके सामने दो देश हैं, दो देश में मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रही हूँ। मान लो भारत और अमेरिका है। तो भारत में आपको मालूम है क्या ज़्यादा है, आपका लेबर ज़्यादा है, यानी हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो यही वजह है कि हमारे यहाँ वेजेस रेट कैसी है, वो आपकी कम है। और अमेरिका जो है वह आपका पूंजी प्रधान देश है, वहाँ पर पूंजी आपकी ज़्यादा है। यानी भारत और अमेरिका यदि आपके व्यापार करते हैं तो भारत के लिए ये फ़ायदेमंद होगा कि वो क्या करे कि लेबर डोमिनेटिंग, यानी उन वस्तुओं का उत्पादन करे जिसमें कि श्रम का प्रयोग आपका ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ श्रम सस्ता है और अमेरिका में श्रम कैसा है, वो आपका महंगा है। और अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद होगा कि वो क्या करे, पूंजी प्रधान वस्तुओं का आपका उत्पादन करे, क्योंकि वहाँ पूंजी आपकी सस्ती है, और फिर हम दोनों क्या कर लें, आपका व्यापार कर लें। तो क्या होगा कि जैसे ही हम श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करेंगे और अपने यहाँ बनने वाली वस्तुओं को विदेश अमेरिका को निर्यात करेंगे तो हमारे यहाँ लेबर की डिमांड आपकी बढ़ेगी। आपकी लेबर की डिमांड इसलिए बढ़ेगी क्योंकि हम लेबर डोमिनेटिंग वस्तुओं का आप निर्यात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जब लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो लेबर की वेजेस भी कैसी होंगी, आपकी बढ़ जाएंगी। और जो अमेरिका है वहाँ पर आपकी पूंजी की डिमांड आपकी वो पूंजी डोमिनेटिंग आपकी कंट्री है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे कि पूंजी प्रधान वस्तुओं को अमेरिका से अपने यहाँ आयात करेंगे तो वहाँ पूंजी की डिमांड बढ़ेगी और पूंजी की कीमतें भी कैसे हो जाएंगी कि वह आपकी जो है अधिक मात्रा में आपके बढ़ेंगी, जबकि वहाँ पर अभी कम है। तो दोनों देशों में मूल्य लगभग कैसे हो जाएंगे, आपके समान होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि दोनों देशों में मूल्य बिल्कुल समान हो जाएंगे। अमेरिका में और भारत में मूल्य एकदम समान नहीं होंगे, लगभग कहना चाहिए थोड़ी बहुत मात्रा में आपके समान हो जाएंगे, क्योंकि यदि दोनों देशों के बीच में आपके मूल्य समान हो जाएंगे, प्राइस आपकी इक्वल हो जाएंगी, आपके वेजेस दोनों देशों में एक सी हो जाएंगी, दोनों देशों में आपके पूंजी की कीमत एक सी हो जाएगी कैपिटल की, तो व्यापार ही नहीं होगा। तो कहते हैं कि आपका ओलिन कहते हैं कि यदि दोनों देशों के बीच में आपका मूल्य समान हो जाएगा तो दोनों देशों के बीच में आपका व्यापार नहीं होगा। तो आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल ट्रेड का एक इफेक्ट ये होता है कि इक्वलाइजेशन ऑफ फैक्टर प्राइस, यानी कि मूल्यों में लगभग कैसे जाती है, आपकी समानता आ जाती है। किससे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को करने से। तो सबसे पहला इफेक्ट तो ये होता है कि दोनों देशों में मूल्य लगभग कैसे हो जाते हैं, आपकी इक्वल हो जाते हैं। और दूसरा इफेक्ट ये होता है कि आपके जो है वो फैक्ट जो आपकी वस्तुओं की प्राइस है, यानी कि कमोडिटीज़ प्राइस भी कैसे हो जाती है, वो आपकी इक्वल हो जाती है। यानी कि इक्वलाइजेशन ऑफ कमोडिटी प्राइस, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य भी कैसे हो जाते हैं, वह आपके लगभग आपके समान हो जाते हैं। कब? जबकि दो देशों के बीच में आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। परंतु ये तभी संभव होता है, ये तभी आपका
कहना चाहिए पॉसिबल है, जबकि दो देशों के बीच में व्यापार कैसा हो, फ्री हो, यानी दो देशों के बीच में आपका स्वतंत्र व्यापार हो, और क्या हो, आपकी परफेक्ट कंपटीशन हो, पूर्ण प्रतियोगिता हो, और क्या हो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर, आयात और निर्यात पर किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, और साथ ही क्या हो कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यानी कि परिवहन लागत कैसी हो वो आपकी ना हो। तो क्या होगा, यदि दोनों देशों के बीच में आपका व्यापार होगा, आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा, तो दोनों देशों में वस्तुओं के मूल्य कैसे हो जाएंगे, वे आपके समान हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इंटरनेशनल ट्रेड का एक दूसरा इफेक्ट आपका ये होता है कि दो देशों में वस्तुओं के मूल्य कैसे हो जाएंगे, वे आपके समान इक्वल हो जाएंगे, परंतु तभी होगा जबकि दो देशों के बीच में आपका फ्री ट्रेड होगा। परंतु आज के समय में ये देखा जाता है कि दो देशों के बीच में का आपका फ्री ट्रेड नहीं है, यानी हर देश क्या करता है, दूसरे देश से आने वाली वस्तु पर आपका टैरिफ लगाता है, यानी तटकर लगाता है। तो आज ये देखा गया है कि दो देशों में वस्तुओं के मूल्य में उतना अंतर होगा जितनी मात्रा में आपका क्या हो, गवर्नमेंट के द्वारा तटकर या टैरिफ आपका लगाया जाता है। तो फिर भी इंटरनेशनल ट्रेड से एक फ़ायदा ये होता है कि वस्तुओं के मूल्य कैसे हो जाते हैं, वह आपके बराबर हो जाते हैं। दूसरा इफेक्ट तो आपका ये होता है। तीसरा इफेक्ट क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड यदि आप करते हैं तो उससे जो होता है आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पत्ति के जो साधन हैं उनकी डिमांड एंड सप्लाई पर जो आपका इफेक्ट पड़ता है। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो क्या होता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड एंड सप्लाई पर आपका इफेक्ट पड़ता है, यानी कि क्या होता है हमारे यहाँ जो प्रचुर मात्रा में या अधिक मात्रा में या हमारे पास वो फैक्टर्स जो कि बहुत अधिक मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हैं उनकी विदेशों में मांग होने लगती है। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास ज़्यादा हैं उनकी विदेशों में मांग होने लगती है। और क्या होता है यदि और दूसरे देशों में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हैं उनकी मांग क्या होती है, हमारे देश में होने लगती है। तो जब किसी चीज़ की किसी साधन की मांग आपकी बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, तो नेचुरली क्या होता है उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है। तो आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल ट्रेड का एक आपका इफेक्ट ये भी होता है कि डिमांड एंड सप्लाई पर आपका प्रभाव पड़ता है। किसकी डिमांड एंड सप्लाई पर, साधनों की, यानी कि साधनों की मांग और पूर्ति भी आपकी इंटरनेशनल ट्रेड से आपकी प्रभावित होती है। तीसरा इफेक्ट तो आपका ये पड़ता है इंटरनेशनल ट्रेड का। नेक्स्ट क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड से आपकी क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट हो जाता है, किसके, लेबर और कैपिटल के, यानी कि क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन लेबर एंड कैपिटल, यानी श्रम और पूंजी की जो क्वालिटी है उसमें गुणात्मक सुधार हो जाता है। नेक्स्ट इफेक्ट क्या पड़ता है इंटरनेशनल ट्रेड का कि श्रम और पूंजी में गुणात्मक सुधार हो जाता है, यानी कि क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन लेबर एंड कैपिटल। तो ओलिन कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लोगों के गुणों में परिवर्तन ला देता है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या करता है कि लोगों की क्वालिटी में परिवर्तन ला देता है। वो उनको क्या करता है, नई नई वस्तुओं का उपभोग करने की उनको प्रेरित करता है, यानी कि उनको नई नई वस्तुओं का उपभोग करने के लिए और पुरानी वस्तुओं को नई तरीके से उपभोग करने के लिए उनको प्रेरणा देता है, शिक्षा देता है। यानी कि अभी तक तो हम उन्हीं वस्तुओं का कंज्यूम कर रहे थे जिन वस्तुओं को हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा था, परंतु जब इंटरनेशनल ट्रेड होने लगता है तो ओलिन कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या होता है कि हम ऐसी वस्तुओं का भी उपभोग करने लग जाते हैं, कंजम्पशन करने लग जाते हैं जिन वस्तुओं का प्रोडक्शन हमारे यहाँ नहीं हो रहा था। तो कहते हैं पुरानी वस्तुओं को नए तरीके से उपभोग करना या नए नए कंज्यूमर गुड्स का उपभोग करना किसके माध्यम से होता है, इंटरनेशनल ट्रेड के माध्यम से। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड से क्या होता है, हमको दूसरी कंट्री से टेक्निकल नॉलेज भी मिलती है, यानी तकनीकी ज्ञान भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्या होगा कि जो श्रमिक आपका कुशल है यानी जो एफिशिएंट है उसको और अधिक मात्रा में एफिशिएंट बनाने का प्रयास इंटरनेशनल ट्रेड से आपका होता है। और नेक्स्ट क्या है कि जो श्रमिक आपके कुशल नहीं हैं, अकुशल हैं, यानी कि आपके काम करने के योग्य नहीं है, उनको क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड से उनको अधिक मात्रा में शिक्षित किया जा सकता है, दूसरे देशों में आपको ट्रेनिंग करने के लिए उनको भेजा जा सकता है, उनके स्तर में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि व्यापार जो होता है पूंजी और श्रम के उपयोग किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से लेबर को कौन से क्षेत्रों में आपको इन्वेस्ट किया जाए जिससे कि अधिक से अधिक मात्रा में आपका उत्पादन हो, और पूंजी का किस प्रकार से उपयोग किया जाए, इस बारे में भी हमारी इकोनॉमी में आपका परिवर्तन लाने का काम करता है। तो इंटरनेशनल जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड है वो क्या करता है, श्रम व पूंजी में गुणात्मक सुधार भी लाता है, यानी क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन लेबर एंड कैपिटल, यानी लोगों के गुणों में आपका परिवर्तन कर देता है। कौन, आपका इंटरनेशनल ट्रेड।
और साथ ही क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड से एक अफेक्ट ये भी होता है कि इकोनॉमी में जो आपका कुल उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, यानी टोटल प्रोडक्शन आपका बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन, यानी कुल उत्पादन में आपकी वृद्धि हो जाती है। क्यों हो जाती है इंटरनेशनल ट्रेड करने से? क्योंकि आपने देखा होगा कि साधनों का मूल्य जो है, यानी फैक्टर्स और प्रोडक्शन की प्राइस जो है उनकी प्रोडक्टिविटी से तय होती है। फैक्टर्स और प्रोडक्शन की जो कीमत है वो उनकी उत्पादकता से तय होती है, यानी जो साधन जितने अधिक मात्रा में उत्पादक होगा, जितने अधिक मात्रा में प्रोडक्शन करेगा, उसका मूल्य उतना ही अधिक मात्रा में होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या होता है कि जो आपके पास फैक्टर्स और प्रोडक्शन है, जो हमारे देश में फैक्टर्स और प्रोडक्शन है, उनका क्या होता है मितव्ययता से, यानी कि उसको इकोनॉमिक रूप से आपका प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कि उनकी उत्पादकता कैसी होगी, आपकी बढ़ेगी। तो आप कह सकते हो कि कुल उत्पादन आपका बढ़ेगा क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। और क्या होता है कि यदि आपकी कुल उत्पादकता आपकी बढ़ी है, यानी श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता आपकी बढ़ी है, तो उनकी कीमतें भी कैसे जाएंगी, आपकी बढ़ जाएंगी। यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी MP बराबर होता है आपके प्राइस के, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बराबर है आपकी प्राइस के, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी किसी श्रमिक की ज़्यादा है तो उसकी वेजेस भी कैसी होंगी, आपकी ज़्यादा। यदि पूंजी की सीमांत उत्पादकता आपकी ज़्यादा है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैसा होगा, आपका ज़्यादा होगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड से एक आपका इफेक्ट ये भी होता है कि इकोनॉमी का टोटल प्रोडक्शन कैसा हो जाएगा, वो आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है कि इसका जो है आपका कि अफेक्ट ऑन वर्ल्ड डिमांड, यानी कि विश्व की मांग पर आपका प्रभाव पड़ता है। इंटरनेशनल ट्रेड का एक इफेक्ट ये भी होता है कि विश्व की मांग पर आपका अफेक्ट ऑन वर्ल्ड डिमांड, यानी कि लोगों की आय बढ़ने लग जाती है। इंटरनेशनल ट्रेड से आपकी आय बढ़ती है, और जब आय बढ़ती है तो आपका मांग के स्वरूप में आपका परिवर्तन हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है हम ऐसी वस्तुओं का उपभोग करना शुरू कर देते हैं जिन वस्तुओं का उपभोग हम पहले नहीं कर पा रहे थे। यानी कि हमारा क्या हो गया कि मांग का जो स्वरूप है, यानी कि अफेक्ट ऑन वर्ल्ड डिमांड, यानी कि लोगों की मांग के स्वरूप में आपका परिवर्तन हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमारी आय बढ़ती है वैसे वैसे हम नई नई वस्तुओं का उपभोग करना शुरू कर देते हैं। यानी कि पहले हम सिर्फ उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन उपभोग कर रहे थे जो वस्तुएं हमारे देश में आपकी बन रही थी, परंतु जैसे ही हमारा क्या हुआ इंटरनेशनल ट्रेड करना हमने शुरू किया, हमारी आय बढ़ी। तो आय बढ़ने से क्या हुआ कि हमने अब जो ऐसी वस्तुओं का उपभोग करना भी शुरू कर दिया जो कि जिन वस्तुओं का उत्पादन हमारे देश में नहीं हो रहा था, यानी कि हमारे मांग के स्वरूप में, यानी कि मांग की जो आपका तरीका था उसमें आपका परिवर्तन हो जाता है। और नेक्स्ट अफेक्ट एक और ये भी पड़ता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी अफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, यानी रोज़गार के अवसर पर भी आपका इंटरनेशनल ट्रेड का आपका प्रभाव पड़ता है। जब हम व्यापार करना शुरू करते हैं, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करना शुरू करते हैं तो शुरू में तो क्या होता है कि आपकी हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट हो, आपकी बेरोज़गारी हो। बेरोज़गारी इसलिए होगी क्योंकि शुरू में हम सिर्फ उन वस्तुओं का प्रोडक्शन करेंगे जिन वस्तुओं का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिन वस्तुओं का हम निर्यात कर रहे हैं। शुरू में तो ये हो सकता है, अल्प विकसित देशों में, अंडर डेवलप्ड कंट्री में तो ये बिल्कुल संभव है कि शुरू में तो आपने सिर्फ निर्यात संबंधी वस्तुओं का उत्पादन किया तो इकोनॉमी में आपका अन्य क्षेत्रों को ग्रोथ का कोई अवसर नहीं मिला, तो इससे इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होगा। परंतु जैसे जैसे आपका एक्सपोर्ट आपका बढ़ेगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी, और आमदनी बढ़ने से आप जानते हैं आय बढ़ने से आपकी मांग बढ़ती है। मांग बढ़ने से क्या था कि अन्य क्षेत्रों की अन्य वस्तुओं की मांग भी बढ़ेगी, जिससे इकोनॉमी में क्या होगा, आपका नए नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपकी उत्पन्न होगी। तो इसलिए आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल ट्रेड, जो अंतर्राष्ट्रीय आपका व्यापार है, उसकी इकोनॉमी पे बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी कीमतें एक सी हो जाती हैं, वस्तुओं के मूल्य आपके इक्वल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि आपकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड एंड सप्लाई पर आपका प्रभाव पड़ता है। और क्या होता है, लोगों की जो डिमांड एंड ये आपकी श्रम और पूंजी, उनकी में क्वालिटेटिव आपकी इम्प्रूवमेंट होता है। टोटल प्रोडक्शन आपका बढ़ जाएगा, आपकी मांग के जो स्वरूप है उसमें पर चेंज होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यानी रोज़गार के अवसर में भी आपकी वृद्धि होती है। तो इंटरनेशनल ट्रेड से आपके बहुत सारे इफेक्ट भी होते हैं। परंतु क्या होता है, कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो इंटरनेशनल ट्रेड और कॉन्फ्लिक्ट्स इन जो है नेशनल इंटरेस्ट, यानी क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय हितों में कई बार आपका विरोध भी हो जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड जब हम करते हैं तो उससे हमें कई बार क्या होता है कि उससे हमको अपने
नेशनल जो आपके प्रॉफिट हैं उनमें आपका विरोधाभास, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो आपके उत्पन्न हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उनका तो ये कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है वो आपकी गुणक की प्रक्रिया, आपको मल्टीप्लायर थ्योरी जो है वो आपकी काम करती है। मल्टीप्लायर थ्योरी के बारे में शायद आपको पता होगा। मल्टीप्लायर थ्योरी, यदि मान लो आपकी आय इंटरनेशनल ट्रेड से आपकी बढ़ती है तो क्या होगा कि आपकी आय कई गुना अधिक मात्रा में बढ़ेगी। सिर्फ उसी क्षेत्र में नहीं बढ़ेगी बल्कि कई गुना अधिक मात्रा में आपकी बढ़ेगी। तो यदि आय आपकी कई गुना अधिक मात्रा में आपकी बढ़ती है, ये कहा था किसने? आपके क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कहा था। परंतु अर्थशास्त्री इसका विरोध करते हैं, कहते हैं कि नहीं, आपकी आय जो है आपको सिर्फ निर्यात ही निर्यात आप नहीं करेंगे बल्कि निर्यात के साथ साथ आपको आयात भी करना पड़ेगा, क्योंकि आज वर्ल्ड में ये पॉलिसी है कि टिट फॉर टैट की पॉलिसी। यदि आप किसी देश से आने वाले माल पर आप प्रतिबंध लगाएंगे, रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, तो दूसरा देश भी आपके यहाँ से जाने वाली वस्तुओं पर आपकी रोक लगाएगा। तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में आप निर्यात तभी बढ़ा पाएंगे जबकि आप क्या करेंगे? आयात भी करेंगे। तो परंतु आज विभिन्न देश क्या करते हैं? अपने नेशनल प्रॉफिट के लिए, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए आयात पर प्रतिबंध लगाते हैं, आयात को फ्री नहीं छोड़ते हैं, आयात पर आपके रोक लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका इंटरनेशनल ट्रेड, आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो आपका नहीं बढ़ेगा। और क्या होगा? क्योंकि आज विभिन्न देश ये चाहते हैं कि हमारे देश का ग्रोथ हो, तो इसलिए क्या करते हैं? विदेशों से आने वाले माल पर आपका प्रतिबंध लगाएंगे, और यदि आप में प्रतिबंध लगाया तो दूसरा देश भी क्या करेगा? आपके यहाँ से जाने वाले माल पर आपका रिस्ट्रिक्शन आपका लगाएगा। नेक्स्ट क्या होता है कि माइग्रेशन ऑफ लेबर। भाई, दो देशों में आपके मूल्य तभी समान होंगे जबकि दो देशों में श्रम और पूंजी जो है वह आपके आसानी से आएगी और आसानी से जाएगी। मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि इंटरनेशनल ट्रेड से अफेक्ट ये होता है कि दो देशों में वस्तुओं के मूल्य आपके समान हो जाते हैं, और क्या होता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन की कीमतें भी आपकी समान हो जाती हैं। परंतु ये आपका तभी होगा जबकि दोनों देशों के बीच में क्या होगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन आसानी से आएंगे और आसानी से जाएंगे। परंतु ऐसा नहीं होता है। यदि मान लीजिए किसी देश में श्रमिकों की मजदूरी कम है और दूसरे देश में आपकी ज़्यादा है, तो जहाँ पर आपकी ज़्यादा मजदूरी है वो लोग क्या कहते हैं? कम मजदूरी वाले जो देश हैं वहाँ से आने वाले श्रमिकों पर रोक लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं कि हम ये लोग आएंगे तो हमारे देश में भी क्या होगा? मजदूरी की दर आपकी कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ तभी होगा जबकि आपका श्रम और पूंजी का जो कहना चाहिए मूवेबिलिटी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपकी आज़ादी से होती हो। परंतु ऐसा नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है, क्योंकि विभिन्न देश ये चाहते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ के स्थान पर अपने लाभों को, यानी अपने देश के लाभ को अधिक मात्रा में ध्यान देते हैं, और क्या करते हैं? कम मजदूरी वाले देश से या कम इंटरेस्ट वाले देश से अपने देश में पूंजी आने पर रोक लगाते हैं, क्योंकि उनको इस बात का भय होता है कि यदि कम मजदूरी वाले देश से श्रमिक हमारे यहाँ आएगा तो हमारे यहाँ के श्रमिकों की मजदूरी भी कैसे हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। तो ये दोनों आपके विरोधाभास है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो कहता है कि फ्री आपका आना जाना होना चाहिए, परंतु राष्ट्रीय व्यापार जो है वो कहता है, इंटरनल ट्रेड कहता है कि नहीं, वो विदेशों से आने वाले जो आपके साधन हैं उनको आने से रोकता है। नेक्स्ट क्या होता है कि जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, उनको तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यदि फ्री होगा तो उनको बहुत अधिक मात्रा में हानि होती है, क्योंकि अभी वो पूरी प्रकार से ग्रोथ नहीं कर पा रहे। फिर यदि मान लीजिए आपने क्या करा कि आप ऐसी वस्तुओं को अपनी इकोनॉमी में आयात करते हैं जो कि आपके देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, यानी युद्ध संबंधी सामग्री को यदि आप दूसरे देश से आयात करते हैं तो पूरी प्रकार से आप दूसरे देश पर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी देश की, हमारे देश की आज़ादी को क्या हो जाता है? खतरा हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में और राष्ट्रीय हितों में क्या है? आपका टकराव है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो जो बात कहता है उससे हमारे राष्ट्रीय जो आपके प्रॉफिट हैं वो आपके टकराते हैं। तो इसलिए जो है विभिन्न देश क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो फ्री ट्रेड का आपका नियम है उसका आपका पालन नहीं करते हैं। यही वजह है कि आज के समय में, आप आगे चल के क्लास में पढ़ेंगे कि इस समय क्या है कि आपकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की WTO की स्थापना की गई है, जो कि दो देशों के बीच में होने वाले व्यापार पर आने वाले प्रतिबंधों को रोकने का काम करते हैं। और आज लगभग सभी देश जो है वह आपके मेंबर हैं। और इसको जो था पहले आपका गैट के नाम से आपकी स्थापना की गई थी इस संस्था की,
इस जो थी 1993 में आपकी इसकी स्थापना की गई थी, परंतु आज इसका नाम बदल कर जो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका कर दिया गया। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, और राष्ट्रीय व्यापार में आपका जो है कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि आपका इसमें विरोधाभास है। फिर आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए और अलग सिद्धांत की, यानी कि आपको मालूम है अब आपको थ्योरीज भी पढ़नी है। आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपको अलग सिद्धांत की आवश्यकता है अथवा नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना की आवश्यकता पड़ेगी कि इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या आपकी समानताएं हैं, यानी क्या आपके एक से गुण हैं और कौन से आपके पॉइंट हैं जो कि इन दोनों को आपका अंतर डिस्टिंग्विश करते हैं, यानी कि दोनों में आपका अंतर करते हैं। तो इस संबंध में कहा जाता है कि आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, यानी कि इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड में जो एक अंतर है, वो सबसे बड़ा अंतर ये है कि वो जो है आपका सीमा का अंतर है। यानी कि जब हम व्यापार अपने देश के एरिया में करते हैं, अपने देश की सीमा के अंदर करते हैं, तो ऐसे उसको आप क्या कहते हैं, इंटरनल ट्रेड कहते हैं। परंतु जब कोई व्यापार देश की सीमा को क्रॉस कर जाता है, तो उसको क्या कहते हैं आप, इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से आप उसे जानते हैं। तो दोनों में आपका अंतर यह है, सबसे पहला अंतर तो यही है कि दोनों देशों में आपकी सीमाएं कैसी होती हैं। यदि आपने इंटरनल ट्रेड में आप अपनी देश के अंदर ही व्यापार करते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड में आप अपने देश की सीमा को क्रॉस कर लेते हैं, तो उसको आप इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से आप उसे जानते हैं। और यही वजह है कि दो आपके अर्थशास्त्री हैं, उसमें एक नाम है एडम स्मिथ का और दूसरा नाम है आपका रिकार्डो का, और तीसरा नाम है आपका जॉन स्टुअर्ट मिल का। यानी एक अर्थशास्त्री हैं एडम स्मिथ, दूसरे हैं रिकार्डो और तीसरे हैं आपके जॉन स्टुअर्ट मिल। तो इन तीनों ने ये कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक अलग सिद्धांत, एक अलग आपकी थ्योरी जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों देश में अंतर है कि आप एक सीमा को क्रॉस कर लेते हैं। तो ये क्लासिकल अर्थशास्त्री में एडम स्मिथ हैं, डेविड रिकार्डो हैं और जॉन स्टुअर्ट मिल हैं। इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक अलग सिद्धांत होना चाहिए, और उन्होंने अलग सिद्धांत की आवश्यकता को महसूस भी किया। परंतु यदि आप अलग सिद्धांत होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या आपके एक से बिंदु हैं और कौन से बिंदु ऐसे हैं जो कि आपके अलग अलग हैं, यानी क्या उसमें समानता है और क्या उसमें डिफरेंस है, ये आपको देखना आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने बताऊंगी कि इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड में जो इक्वल है आपका दोनों व्यापार में एक सी चीज़ें हैं, वो कौन सी हैं। सबसे पहला है कि स्पेशलाइजेशन एंड डिवीज़न ऑफ लेबर। सबसे पहली समानता तो यह है विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन, यानी स्पेशलाइजेशन एंड डिवीज़न ऑफ लेबर। स्पेशलाइजेशन एंड डिवीज़न ऑफ लेबर आपका इंटरनल ट्रेड में भी है और इंटरनेशनल ट्रेड में भी है। इंटरनल ट्रेड में भी प्रत्येक स्टेट देश के अंदर भी वही चीज़ बनाता है जिस चीज़ को बनाने में उसके पास सबसे अधिक मात्रा में सुविधाएं होती हैं। जैसे हमारे देश में क्या है कि महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश को क्या करता है, कपास का निर्यात करता है, यानी कॉटन को आपका बेचता है, जबकि उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र को क्या बेचता है, आपका शक्कर यानी चीनी को जो आपका बेचता है। यही बात आपके इंटरनेशनल ट्रेड में भी होती है कि हम जब दो देशों के बीच में व्यापार करते हैं तो क्या होता है कि हम उस चीज़ को बनाते हैं जिस चीज़ को बनाने के लिए हमारे पास अधिक मात्रा में स्पेशलाइजेशन होता है, इस चीज़ को बनाने में हम सबसे अधिक मात्रा में निपुण होते हैं, और उन चीज़ों को अपने देश में आयात कर लेते हैं जिन चीज़ों को बनाने के लिए हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। तो ये पॉइंट ऐसा है जो कि दोनों में आपका एक सा है। इंटरनल ट्रेड में भी यही होता है और इंटरनेशनल ट्रेड में भी आपका यही होता है। तो सबसे पहली आपकी समानता तो ये है कि स्पेशलाइजेशन एंड डिवीज़न ऑफ लेबर। दूसरी समानता आपकी यह है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज़, यानी वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय दोनों में होता है। इंटरनल ट्रेड में भी होता है और आपका इंटरनेशनल ट्रेड में भी होता है कि दोनों में ही क्या होता है, हम वस्तुओं का एक्सचेंज करते हैं। इंटरनल ट्रेड में भी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, महाराष्ट्र ने आपका कपास दिया और यूपी ने महाराष्ट्र को जो था वो आपकी चीनी बेची, तो इसमें भी आपका लेन देन है, एक दे रहा है और एक ले रहा है।
यही बात हम यदि इंटरनेशनल ट्रेड में करते हैं तो एक देश दूसरे देश को एक वस्तु देता है और दूसरा देश दूसरी वस्तु देता है। तो कहने का मतलब एक सिमिलरिटी ये भी है कि वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय यानी कि आपका एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कमोडिटी दोनों में होती है, चाहे इंटरनल ट्रेड हो चाहे इंटरनेशनल ट्रेड हो। ठीक है। तीसरा होता है कि व्यापार में आपके दो पक्ष होते हैं, यानी दो एस्पेक्ट हैं आपके दोनों में, चाहे वो इंटरनल हो चाहे इंटरनेशनल ट्रेड हो। इंटरनल ट्रेड में भी क्या होता है, एक वस्तु का निर्यात करता है और दूसरा आयात करता है। यानी कि एक वस्तु को, जैसे महाराष्ट्र ने वस्तु यूपी को दी, यूपी ने महाराष्ट्र को दी, तो दो हैं इसमें भी। और इंटरनेशनल ट्रेड में भी क्या होता है, यदि मान लो हम अमेरिका से व्यापार करते हैं या जापान से व्यापार करते हैं तो हम जापान को देंगे, जापान हमको देगा। तो दोनों में आपके दो आपके एस्पेक्ट हैं, यानी दो आपके पक्ष आपके दोनों में हैं। तो ये दो आपकी समानता है। नेक्स्ट क्या है कि वॉलेंट्री यानी ऐच्छिक, दोनों वॉलेंट्री हैं। यानी व्यापार आप यदि किसी कंट्री से करते हैं तो आपके प्रेशर नहीं है कि आप उस देश से व्यापार करें, ये आपका वॉलेंट्री है, ये आपका ऐच्छिक है। यदि आप चाहते हैं तो उस देश से व्यापार करें, यदि आप नहीं चाहते तो उससे व्यापार ना करें। यही बात इंटरनल ट्रेड में भी होती है कि हम चाहें किसी स्टेट से व्यापार करें और किसी स्टेट से व्यापार ना करें, यानी कि तो क्या है, आपका वॉलेंट्री है। तो ये भी आपके दोनों में एक सी है। नेक्स्ट क्या होता है कि आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी चाहे इंटरनल ट्रेड में भी क्या होता है, यदि मान लीजिए महाराष्ट्र ने और यूपी ने आपका व्यापार किया तो महाराष्ट्र यूपी के संपर्क में आया तो कुछ संस्कृति जो है महाराष्ट्र की यूपी में आई, यूपी की महाराष्ट्र में गई, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि दोनों में क्या आपका सामाजिक संबंध स्थापित हुआ। यही बात आपके इंटरनेशनल ट्रेड में भी होती है। यदि मान लीजिए हम किसी डेवलप्ड कंट्री से करते हैं या हम किसी अपने नज़दीकी पड़ोसी जैसे कहते हैं, मान लो हम नेपाल से हमने व्यापार किया तो नेपाल की कुछ संस्कृति से हम परिचित हुए और नेपाल हमारी संस्कृति से आपका परिचित हुआ। तो कहना चाहिए कि ये वो पॉइंट्स हैं जो कि इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड में कैसे होते हैं, आपके एक से होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको व्यापार के लिए अलग सिद्धांत होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। इससे पहले आपको समानता देखनी है, फिर क्या देखनी है, आपने असमानता देखनी है। तो नेक्स्ट जो है अब पॉइंट आप वो देखेंगे कि आप दोनों देशों में आपका क्या आपका अंतर है, यानी कि डिफरेंस जो है वो आपका इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड, यानी दोनों देशों में। दूसरा, एक तो आपने समानता देख ली, दूसरा आप देखेंगे कि इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड में आपकी क्या असमानता है, क्या डिफरेंस है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो कहा जाता है कि साधनों की गतिशीलता का अभाव, यानी कि इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि अपने देश में तो आप पूरी प्रकार से मोबाइल हैं, साधन अपने देश में पूरी प्रकार से मोबाइल होते हैं, परंतु यदि आप क्या करते हैं दूसरे देश में आप पूरी प्रकार से मोबाइल नहीं होते। सबसे पहला अंतर तो यही है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यदि मान लीजिए भारत ही है, आप यहाँ से कश्मीर से आप कन्याकुमारी में या किसी भी स्टेट में आसानी से आते हैं, आसानी से जाते हैं, आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका कारण यह है कि लगभग, पूरा तो नहीं कहा सकता क्योंकि लगभग क्या होता है, हमारे रहन सहन का स्तर क्या ऐसा है वो आपका एक सा होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, आसानी से चले जाते हैं। परंतु यदि अभी हमसे कहा जाए कि आप दूसरी कंट्री में जाकर आप मजदूरी करें तो हो सकता है कि हम एक बार को सोचेंगे कि हम जाएं कि न जाएं। तो हो सकता है कि हमें गतिहीनता है, पूरी प्रकार से मोबाइल नहीं है। अपने देश में हम पूरी प्रकार से मोबाइल हैं और तो दूसरे देश में आपके पूरी प्रकार से मोबाइल नहीं होते हैं। तो इसलिए कहा था इसके कई कारण होते हैं। एक तो रहन सहन के स्तर में अंतर है, दूसरा क्या रीति रिवाज हमारे बिल्कुल अलग हैं, तीसरा क्या कि माइग्रेशन लॉ आपके अलग अलग होते हैं, हमारे कंट्री में अलग है, उनके कंट्री में अलग है। तो इसलिए श्रमिक आसानी से ना तो जाता है ना आता है। नेक्स्ट क्या होता है, पूंजी भी। अपने देश में आप किसी भी जगह पर आप पूंजी को इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु यदि आपसे कहा जाए कि आप अपनी पूंजी को जो है जापान में जाके इन्वेस्ट कीजिए या यूएस में जाके आप इन्वेस्ट कीजिए, तो क्या होता है कि दोनों देशों में इस बात की ये संभावना बनी रहती है, पता नहीं हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि लौट के भी आएगा अथवा नहीं आएगा, क्योंकि दोनों देशों के कानून कैसे हैं आपके अलग अलग हैं। तो सबसे पहला जो अंतर है इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड में वो ये है कि साधनों की गतिशीलता अपने देश में पूरी प्रकार से मोबाइल होते हैं, परंतु दो देशों के बीच में साधन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पूरी प्रकार से मोबाइल नहीं होते हैं, जो कि इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड में आपका अंतर करता है। ठीक है, तो पहला तो अंतर आपका ही है। नेक्स्ट फिर मैं आपको
कल बताऊंगी। नेक्स्ट जो आपके पॉइंट्स ये हैं, तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट मैं इसी के आगे बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड, तो ये मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।